गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले सेशन में हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की थी और बताया था कि आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज हम आइडियल ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में देखा क्या था। हमने सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर में मान रखा था कि हमारे पास कोई वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो है। इसी ढंग से हमने मान रखा था कि उसके अंदर किसी तरह का लॉसेज नहीं है, लॉसलेस ट्रांसफार्मर है वो। ठीक है, इसी ढंग से हमने मान रखा था कि उसकी जो परमिएबिलिटी है, जो कोर मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, वो इनफाइनाइट होती है। परमिएबिलिटी हमारी इनफाइनाइट हमने माना था उसकी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक में हमने अज्यूम किया था कि किसी ढंग का लॉसलेस ट्रांसफार्मर का मतलब कोई कोर लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई हिस्टैरिसीस लॉस या एडी करंट लॉस नहीं हो रहा है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो हमने आपको वाइंडिंग लपेटा है कोर में, उसको बिल्कुल मान रहे हैं कि उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। और जो आपने कोर का मटेरियल इस्तेमाल किया है, उसमें फ्लक्स का गुजरने में किसी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं है, इनफाइनाइट परमेबिलिटी है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने डिस्कस किया था और इसके बेसिस पे फेजर डायग्राम भी हमने प्लॉट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो हम स्टेप बाय स्टेप आइडियल ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ शिफ्ट होंगे, ताकि आपको हर एक स्टेप पर मैं छोटा फेजर डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको जब मैं फाइनल फेजर डायग्राम बनाऊं तो आप उसको रिलेट कर सकेंगे। अच्छा, ये फेजर जो फाइनल फेजर डायग्राम बना है वो आखिर हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवीएल इक्वेशंस लिखते हैं, एमएमएफ बैलेंस का इक्वेशन लिखते हैं, और टर्न रेशियो के बेसिस पे जो हमारा ईएमएफ का रिलेशन है, इन सब इक्वेशन के बेसिस पे हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले चूंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट होंगे, धीरे धीरे एक प्रॉपर्टी को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद हम उसका असर देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम परमिएबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में मान रखा है कि परमिएबिलिटी हमारी इनफाइनाइट है। हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मानेंगे कि हमारी परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है। परमिएबिलिटी की वजह से क्या हो रहा था, एमएमएफ बराबर आई इंटू एन। ठीक है, जब आप म्यू की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट कर रहे थे अब तक, तो आपकी जो आई है, इस करंट की वैल्यू आई इंटू एन बराबर ये कंप्लीट जीरो आ जा रहा था, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू जीरो हो रही थी। यानी आइडियल ट्रांसफार्मर में हम अज्यूम कर रहे थे कि फ्लक्स के सेटअप के लिए, कोर में फ्लक्स के सेटअप के लिए किसी करंट के खींचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हम उस टाइम अज्यूम कर रहे थे जैसे ही अगर आप इसको इन्फिनिटी से हटाकर कुछ फाइनाइट वैल्यू दे दीजिए, भले ही इसकी वैल्यू कितनी लार्ज हो, जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उतने कम हमको करंट ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी सोर्स से। लेकिन करंट की रिक्वायरमेंट होगी, करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो परमेबिलिटी हमने काफ़ी हाई माना है, लेकिन हमने इनफाइनाइट नहीं है। रियल लाइफ में यही होता है, और बाकी जितने फीचर्स हैं हमने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया है। सबसे पहले हमने सिर्फ परमेबिलिटी के साथ तब्दीली की है। तो हम जान रहे थे कि अभी आइडियल जैसा बिहेवियर है, जैसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस को अब भी हम मान रहे हैं कि हमारे पास जीरो है। ठीक है, जिसकी वजह से वी वन इजल टू ई वन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई फ्लक्स लीकेज नहीं मान रहे हैं, हम मान नहीं रहे हैं कि हमारे पास वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास ई वन इजल टू ई वन आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास वी टू इजल टू ई टू भी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पर अभी आपको फैक्टर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, क्योंकि आपका परमिबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है। इसीलिए जो करंट स्टार्टिंग में ड्रॉ होगा, जिसको नो लोड करंट कह देते हैं, ठीक है, वो नॉन ज़ीरो होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट आएगा। तो सबसे पहले इसके फेज़र डायग्राम को देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट है, जैसे हमने आपको यहाँ फ्लक्स ड्रॉ किया, हमने आपको V1 E1 हम मान कर चल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का ज़्यादा है। ठीक है, ये असम्पशन्स है, इससे इसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ एज्यूम करना ही पड़ेगा। अब जो पहले हम आपको यहाँ पर कोई सा करंट नहीं दिखा रहे थे, इधर कोई करंट नहीं था। ठीक है, कोई करंट नहीं था। अब हम मानेंगे कि यहाँ कोई करंट है, जिसको आई ज़ीरो कह रहे हैं। और ये आई ज़ीरो क्या है, ये आई ज़ीरो चूंकि सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स के सेटअप में इस्तेमाल हो रहा है, फ्लक्स के सेटअप में या फ्लक्स के जनरेशन में असिस्ट कर रहा है। इसी वजह से हम इसको अभी क्या कहेंगे कि ये फेज़र
ये जो करंट है हमारा I0, ये हमारे फ्लक्स के सेम फेज में होगा, क्योंकि ये वो करंट है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स सेटअप करने में काम आ रहा है। कोर में फ्लक्स सेटअप करने के लिए जो मिनिमम करंट सोर्स से हम ड्रॉ करेंगे, उस करंट को हम I0 कह रहे हैं अभी। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो I0 भी देखेंगे कि ये कंपोनेंट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये हमने सिंपलेस्ट केस अज्यूम किया है, जहां पर हमने सिर्फ इसकी परमिबिलिटी को इनफाइनाइट नहीं माना है, परमिबिलिटी को हमने फाइनाइट कर दिया है। जैसे ही परमिबिलिटी को फाइनाइट करेंगे, आपने देखा यहाँ परमिबिलिटी की वैल्यू को हमने डाला था, तो जिसकी वजह से करंट की वैल्यू 0 आ रही थी। परमिबिलिटी की वैल्यू को बहुत हाई कर दीजिए तो करंट की वैल्यू काफ़ी कम होगी, लेकिन 0 नहीं होगी। तो हमने वहाँ इसी चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब इसके थोड़ा और आगे बढ़िए, यहाँ पर अगेन हमने क्या मान रखा है कि हमारा जो रियल इनपुट है, रियल पावर लॉस, वो हमारा 0 है। ये अब भी लॉसलेस ट्रांसफार्मर है, ये हमने अब भी इसको लॉसलेस ट्रांसफार्मर ही मान रखा हुआ है। सिर्फ हमने इसकी परमिबिलिटी को इनफाइनाइट से फाइनाइट मान लिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम इसमें कहें कि इसमें लॉस है एक्चुअल में ट्रांसफार्मर में, तो कई तरह के लॉसेस होते हैं। अभी हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लॉस की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले सेशन में जब आइडियल ट्रांसफार्मर में आपको बता रहा था, तो लॉसेस का मतलब कोर लॉस की बात कर रहा था। ठीक है, तो कोर लॉस के अगर कंपोनेंट को हम यहाँ कंसीडर करें, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के कंपोनेंट को हम कंसीडर करें, तब हमारे फेजर डायग्राम पर क्या असर पड़ेगा। अब हम इस कंपोनेंट को देखेंगे। ठीक है, अगेन हमने चूंकि वाइंडिंग रेजिस्टेंस को 0 माना हुआ है, तो अगेन V1 बराबर E1, और सिमिलरली V2 बराबर E2 होगा। ठीक है, इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो करंट था हमने, जिसको आई नॉट हम यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट कर रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उठ के कुछ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ बड़ा साफ दिखने के लिए हमने इतना एंगल बना रखा है, इतना एंगल डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ होगा और इसका एक कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा। एक कंपोनेंट यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे होगा और एक कंपोनेंट आपका फ्लक्स के लाइन में होगा। जो फ्लक्स के कंपोनेंट जो फ्लक्स के साथ फेज में होगा, उसको IM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर हम इसको IC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नेट है हमारा I0। अब यहाँ I0, IM या IC है क्या, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो I0 जो है, हमने आपको बताया, इसको नो लोड करंट कहते हैं, नो लोड करंट कहेंगे, या इसको एक्साइटिंग करंट भी कहते हैं। ये आया क्यों था? क्योंकि हमने माना था कि हमारे म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, इसकी वजह से है। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्लक्स के एक्सिस पे ही था, फेज फ्लक्स के फेज में था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम इसको लॉसलेस ट्रांसफर मान रहे थे। जैसे ही अब हम इसमें लॉसेस कंसीडर करेंगे, लॉसेस अब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो लॉसेस कंसीडर करने से इस करंट का दो कंपोनेंट आएंगे। एक वो करंट जो लॉसेस कराए, जिसको रेजिस्टेंस में लॉस होना कहते हैं, आई स्क्वायर और लॉस कहना कहते हैं। तो वो कंपोनेंट किसके होगा? वो करंट हमेशा वोल्टेज के फेज में होगा ना, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। तो इस करंट के साथ कुछ ना कुछ एंगल डिफरेंस आएगा, जिसका एक कंपोनेंट फ्लक्स के फेज में होगा और दूसरा कंपोनेंट वोल्टेज के फेज में होगा। ये कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में है, इसको कोर लॉस कंपोनेंट कहते हैं, इसको कोर लॉस कंपोनेंट कहेंगे। कोर लॉस कंपोनेंट किसका? नो लोड करंट का या एक्साइटिंग करंट का? मैं I0 लिख देता हूँ। सिमिलरली IM जो है, वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, जिसने सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स जनरेशन का काम किया है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। चूंकि जो आप स्टार्टिंग में करंट ड्रॉ करते हैं, उसका काम दोनों होता है। हम चूंकि ऊपर लॉसलेस कंसीडर कर रहे थे, इस वजह से हमने इस कंपोनेंट को नहीं दिखाया था। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ और इसी को हम कह रहे थे कि वो I0 के बराबर है, वहाँ IC नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लॉसेस कंसीडर करेंगे, तो हमारा IC और IM दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि प्राइमरी साइड में इधर दिया हमने, तो यहाँ एक शंट ब्रांच होता है।
तो ये जो कंपोनेंट है आप यहाँ देखिए, यही ये कंपोनेंट I0 है, यही ये कंपोनेंट I0 आ रहा है, जिस I0 का एक कंपोनेंट IC जो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, एक्टिव पावर लॉस हो रहा है, और ये दूसरा कंपोनेंट इंडक्टर में जा रहा है जिसको IM कह रहे हैं। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए ये वाला जिम्मेदार है और कोर लॉस को इस कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये आगे आएगा RC और XY, ये सब चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे होंगे आपको इक्विवेलेंट सर्किट, तो हम इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर कंप्लीट सेक्शन में सिर्फ ट्रांसफार्मर इतना से लेकर इतना ही तक है, ये लोड का हिस्सा है, आप कोई सा भी लोड लगाएं, आप सोर्स कुछ भी लगाएं, ट्रांसफार्मर इतना ही हिस्सा है। और ये जो दो लाइंस दिखाई गई है ये टाइट कपलिंग ऑफ द कोर्स को दिखाता है। मैंने आपको हमेशा बताया है, इससे पहले वाले सेशन में भी बताया, उससे पहले भी बताया है कि जब भी हम यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, हम यहाँ म्यूचुअल फ्लक्स की बात करते हैं, तो हम एलवी और एचवी को इस ढंग से रखेंगे ताकि दोनों के बीच में टाइट कपलिंग हो, ठीक है, ताकि दोनों के बीच में जो फ्लक्स का लीकेज है वो मिनिमाइज किया जा सके, फ्लक्स लिंकेज को मैक्सिमाइज किया जा सके। आइडियली स्पीकिंग जो भी हमारा प्राइमरी साइड से फ्लक्स जनरेट हो वो सेकेंडरी साइड में भी जाकर हमारा लिंक करे। इसी वजह से ये चीज हमारे टाइट कपलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी के बेसिस पे हमने ये आपको बनाया है कि अब हम लॉसेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कौन सा लॉसेस है, जो कोर लॉस है, ये कोर लॉस का ही कंपोनेंट है आरसी, तो इसमें जाने वाले करंट आईसी है। तो ये चूंकि रेजिस्टिव है तो ये किस इसमें जाने वाला करंट किसके फेज में होना चाहिए, वोल्टेज के फेज में होना चाहिए, इसी वजह से ये वोल्टेज के फेज में है। ये मैग्नेटाइजिंग वाला क्या है, चूंकि फ्लक्स ये जनरेट कर रहा है, या आप दूसरे ढंग से समझिए कि इंडक्टर है तो इसमें जाने वाला करंट क्या होगा, आपके वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। तो हमने देखा कि ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक कंपोनेंट हो गया, ये आपका एक फेजर डायग्राम हो गया जिसमें हम आपकी परमेबिलिटी को फाइनाइट मान रहे हैं और साथ ही साथ लॉसेस को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए इसके आगे एक और स्टेप चलेंगे जहां पर हम ये भी अज्यूम करेंगे कि हमारा लॉसेस भी है, वाइंडिंग में भी रेजिस्टेंस है, और हमारा जो फ्लक्स है टोटल के टोटल लिंक नहीं कर रहा है। फिर हम देखते हैं फिर इस पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर वहाँ जाने से पहले यहाँ पर हम एमएमएफ का बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन जो है ऑन लोड पे हम क्या लिख सकते हैं, N1 I1 N2 I2 N1 I0। ये मैंने आपको बताया है पिछले सेशन में भी क्या मतलब होता है। ये टोटल प्राइमरी का एमएमएफ है, ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी का एमएमएफ है जो इसको अपोज करेगा, इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर एक्शन होता है। ये वो रिमेनिंग है जो फ्लक्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी है, जो कोर में आपका करंट जाएगा, एमएमएफ बेसिक, ये I0 ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब भी हम I1 को देखेंगे, या यहाँ से आप देख लीजिए इसको, अगर हम रीअरेंज करें तो N1 I1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 I0 प्लस N2 I2। अगर N1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमको I1 का क्या रिलेशन आ जाएगा, एक I0 आएगा और ये N2/N1 I2 आएगा, ठीक है। ये I0 आ गया और इसको हम क्या कह देंगे, I2/A, ठीक है, I1। इसको फर्दर हमने आपको बताया था कि ये सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड कहा जा सकता है। तो इस ढंग से कुछ आएगा करंट का रिलेशन। यहाँ आप ध्यान दीजिए, करंट I2 इसमें फ्लो होना था सेकेंडरी सर्किट में, I0 यहाँ फ्लो हो रहा है, I2/A कहाँ फ्लो होगा, इसमें फ्लो होगा, ठीक है, और I0 यहाँ फ्लो हो रहा है तो I1 यही ना होगा। ये टोटल के टोटल आप हमेशा फेजर्स के साथ ऐड करेंगे एसी सर्किट्स में। हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी सम कर रहे हो तो अलजेब्राइक सम गलती से भी ना कर दीजिएगा, क्योंकि जब सेम फेज में होगा तब तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर फेज डिफरेंस हो, हर एक करंट का अपना डिफरेंट एंगल हो, तो जो आप रिजल्ट पा रहे होंगे वो बिल्कुल गलत पा रहे होंगे, ठीक है। इसी वजह से जब भी हम एसी सर्किट में किसी चीज़ का सम करते हैं तो फेजर सम किया जाता है, डायरेक्ट उसका अलजेब्राइक सम कभी नहीं करेंगे। यहाँ देखिए हमने यहाँ फेजर सम किया है, यहाँ ऊपर में एरो मार रखा है हमने, सबके फेजर सम कर रखा है। तो ये जो टोटल I1 जो आपके सोर्स से ड्रॉ कर रहा होगा वो I2/A प्लस I0 का फेजर सम है। यही आपका इक्वेशन है। ये जो I2 था हमने इसके इफेक्ट को प्राइमरी साइड में ट्रांसलेट कर दिया है, उसको रेफर कर दिया है। इधर I2 होगा, हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से बदलते रहते हैं, जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उधर वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो उधर करंट कम। हम चूंकि यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं कि N1 इज ग्रेटर देन N2 है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो हमारा ज्यादा होगा।
तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज हमारा ज़्यादा है, तो प्राइमरी साइड का करंट हमारा कम होगा ना, सेकेंडरी साइड का करंट ज़्यादा होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी साइड के करंट को हमने नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दिया है, तो इधर करंट कम आया है। इसी चीज़ को हमने यहाँ ट्रांसलेट किया, क्योंकि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। हम उसको एक सिंगल सर्किट की तरह ट्रीट करने के लिए हमेशा रेफर टू प्राइमरी करेंगे, या नहीं तो रेफर टू सेकेंडरी करेंगे। प्राइमरी के कंपोनेंट्स को हम सेकेंडरी में रेफर करेंगे, आपके करंट के कंपोनेंट को, वोल्टेज के कंपोनेंट को, साथ ही साथ आप इम्पीडेंस के कंपोनेंट को भी रेफर करेंगे। इन चीज़ों को आगे हम और तफसील से देखेंगे। ठीक है, ये रिलेशन आपने देख लिया और इसके बेसिस पे जो हमने बनाया है, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसी ढंग से अगर हम इसमें और फर्दर ऐड करें कि अगर हम करंट दिखाना चाहें इसी में कि करंट होता, यहाँ हमने चूंकि I1 और I0 नहीं दिखाया है, अगर इसमें हम करंट दिखाना चाहें तो ये फेजर डायग्राम किस ढंग से बनेगा? अब भी हमने वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं एज्यूम किया है, इसी वजह से V1 बराबर E1 और V2 बराबर E2 आ रहा है। अब हमने आपसे कहा कि एक कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है I0, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक को IM या I5, जो भी डिफरेंट किताब में नोटेशन रहता है, इसको IC, ठीक है, ये हमने आपको अब तक दिखा दिया है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा I1 क्या है, I0 और I2 का फेजर सम है, I2 डैश का, सॉरी I2 का नहीं। अगर हम मान लें कि एक हमारे पास जो लोड लगा हुआ है वो इंडक्टिव इन नेचर है, तो हम I2 को पीछे मान सकते हैं वोल्टेज के। कितना एंगल से होगा वो एग्जैक्ट हम नहीं, हम आपको सिर्फ फेजर से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना एंगल से होगा उस हिसाब से हम उसको दिखाएंगे कि कितना उसका इम्पीडेंस एंगल उसके बेसिस पे पीछे है। तो हम अभी सिंपली आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ I2 को मान लें कि I2 यहाँ है, तो I2 डैश बाई ए कुछ यहाँ होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है, तो ये यहाँ हुआ। अब इसका और इन दोनों का, अगर हम इन दोनों का फेजर सम निकाल दें, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें, तो इसी को I1 कह रहे हैं ना, तो यहाँ कुछ I1 दिख रहा होगा, ठीक है। I1 ऑलरेडी लैगिंग होता है, ठीक है, लेकिन लैगिंग और लीडिंग होना I1 का, ये आपका लोड भी डिसाइड करता है। कुछ नहीं है तब भी वो लैगिंग होगा, क्यों? क्योंकि आपका कोर मैग्नेटिक सर्किट है, वहाँ इंडक्टेंस डोमिनेंट है, ठीक है, कॉइल्स हैं, तो हमेशा लैगिंग होगा। लेकिन I2 कितना लैगिंग है ये चीज़ भी डिसाइड करेगा। अगर I2 लीडिंग नेचर का है, ठीक है, तो I1 को भी वो लीडिंग बना सकता है, ठीक है। ये सिंपल है, अभी मैं इसी के बारे में बात करूंगा, फेजर डायग्राम के बारे में, बेसिक बेसिक। फिर जब हम ओवरऑल बनाएंगे तब हम डिफरेंट नेचर का लोड कंसीडर कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम शो कर सकते हैं कि अच्छा उसका क्या असर होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया फिर से मैं बता रहा हूँ, V1 I1 V2 I2, बिल्कुल ये आपका ये कंडीशन आएगा तब जब हम मानेंगे कि हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो। अभी हमने वाइंडिंग रेजिस्टेंस को जीरो मान रखा है और इंडक्टेंस को भी, यानी कोई हमारा फ्लक्स लीकेज नहीं है, टोटल के टोटल म्यूचुअल फ्लक्स ही है, इसको हमने एज्यूम कर रखा है। तो हमारी ये कंडीशन आएगी। हमने माना कि म्यू की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी नहीं है, तब हमारे पास एक कंपोनेंट I0 का आया था, लेकिन वो फ्लक्स के साथ था। अब हमने माना कि हमारा ट्रांसफॉर्मर लॉसी है, लॉसेस जीरो नहीं है, ठीक है, लॉसलेस नहीं है, ठीक है, लॉसी है हमारा ट्रांसफॉर्मर। तब हमने देखा कि उसके दो कंपोनेंट है, एक IC होगा और एक IM हो गया, ठीक है। IM वो कंपोनेंट है जो हमारे फेजर के साथ में, और उसको हमने क्या कहा था, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0 है। सिमिलरली IC क्या है, कोर लॉस का कंपोनेंट है जो I0 का है, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। उसके बाद जब हमने MMF बैलेंस इक्वेशन लिखा तो हमने देखा I1 और I2 के बीच का रिलेशन I0 से होते हुए हमने देखा, और उसके बेसिस पे हमने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो ये सभी चीज़ों को हमने इस फेजर डायग्राम में इनकॉर्पोरेट किया है। यहाँ पर क्या है, ये फेजर डायग्राम वैसा है कि लोड है हमारे पास कनेक्टेड, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, लेकिन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और फ्लक्स लीकेज को हमने जीरो मान रखा है। हमने माना है कि ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेज हैं। हमने माना है कि हमारा परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है। अब आते हैं इसके बाद का आखिरी स्टेप क्या है, कि अब उसके वाइंडिंग रेजिस्टेंस और वाइंडिंग के इंडक्टेंस को भी हम उसमें शो कर देते हैं, ठीक है, ताकि फिर आपका जो एक्चुअल में हम हर बार V1 बराबर E1 लिख दे रहे हैं वो ऐसा आएगा नहीं। फिर अब आप इस चीज़ को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अब क्या मान रहे हैं कि हमारे वाइंडिंग रेजिस्टेंस नॉन जीरो है। सिमिलरली इंडक्टेंस नॉन जीरो है, यानी हमारे पास जो प्राइमरी में फ्लक्स है उसमें भी कुछ लीकेज है, जो सेकेंडरी में जो फ्लक्स प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी कुछ लीकेज है। टोटल के टोटल जो फ्लक्स प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी में लिंक नहीं हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकली यही होता है, टोटल के टोटल फ्लक्स कभी भी नहीं आता। इसकी वजह से हम डिफरेंट तरह के डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, इसको पैनकेक्स वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, एलवी और एचवी इंटरलीविंग वाइंडिंग होता है, एक ही लिंब पे दोनों के दोनों वाइंडिंग बांधे हुए होते हैं। वाइंडिंग भी कई टाइप का होता है, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइंडिंग को भी इस ढंग से लगाया जाता है। एक ही लिंब पे आपके एचवी भी होगा, एक ही लिंब पे आपका एलवी भी होगा, ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा हो और उनके बीच कम से कम, जैसे टाइट कपलिंग की बात किया हमने, यह समझाया कि फ्लक्स लीकेज नहीं हो, तो दोनों जितना पास रहेगा उतना ही पॉसिबिलिटी होगी कि फ्लक्स का लीकेज नहीं हो। फिर भी प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल केसेस में फ्लक्स लीकेज हमेशा होगा, हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम यही मान रहे हैं कि फ्लक्स लीकेज हमारा हुआ है, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस हमारा है अवेलेबल। तो अब देखिए, अब हम सर्किट डायग्राम क्या बनाएंगे। हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखा देंगे, क्यों, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। लीकेज को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, टाइट कपलिंग को फिर से हम दो लाइन से ड्रॉ कर देंगे। इस तरफ भी हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दिखाएंगे, और इस टर्मिनल के बाद ये आपका लोड कनेक्ट कर देंगे। तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आपके इसके बाद हम यहाँ सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ सोर्स कनेक्ट करेंगे वो प्राइमरी हो गया। तो ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है ना वो ट्रांसफार्मर है, उसके बाद का चीज़ें वो सोर्स और लोड, ट्रांसफार्मर का सेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जो डिफरेंट नोटेशन दिखाया था हमने आपको, हम फिर से दिखा देंगे। यहाँ हम इसको क्या कह रहे थे, I1 है, यहाँ क्या था, I0 था, इसमें जाने वाले करंट को IM या I5 जो भी नोटेशन था, इसको IC। ठीक है, यहाँ I2/A जिसको I2 डैश कह रहे हैं, यहाँ I2, इसको R1 कह देंगे, इसको JX1 कह देंगे, इसी को सिमिलरली R2 कह देंगे और इसको JX2 कह देंगे। यही चीज़ें हम दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम फेजर डायग्राम बनाने के लिए जो आपको बार बार स्टेप बताते हैं, सबसे पहले केवीएल लिखेंगे। ऊपर हम केवीएल नहीं लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि बार बार V1 बराबर E1, V2 बराबर E2, यहाँ पर अगर इन सभी रेजिस्टेंस को और इंडक्टेंस को इग्नोर कर दीजिएगा तो ये जो टोटल वोल्टेज है जिसको V1 कह रहे हैं, ये E1 के बराबर ही हो जाएगा ना। इसी वजह से हम वहाँ दिखा रहे थे, कोई ड्रॉप ही नहीं था, वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन यहाँ अब वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है इसको E2 कह रहे हैं, और जो लोड के क्रॉस है इसको V2 कह रहे हैं। तो इनके बीच में अब डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस और फ्लक्स लीकेज। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अब हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम केवीएल इक्वेशंस लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, उस केवीएल इक्वेशन के बेसिस पे फिर अब हम देखेंगे कि अच्छा हमारे ट्रांसफार्मर के सेट पे क्या असर पड़ रहा है। तो आप केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं प्राइमरी साइड में, V1 माइनस I1R1 माइनस JI1X1, ठीक है, बराबर E1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली अब सेकेंडरी साइड में हम इसी ढंग से लिखेंगे, E2 माइनस I2R2 माइनस JI2X2 बराबर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है V2। इसी ढंग से अब हम E2 बराबर E2 बराबर V2 प्लस V2 प्लस I2R2 प्लस, सॉरी, जे
Ji2x2 लिख सकते हैं आप, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखने के बाद आप एमएमएफ इक्वेशन लिखना शुरू करिए। तो एमएमएफ इक्वेशन जो हमने पिछले इसमें लिखा है सेम एमएमएफ इक्वेशन होगा। वो एमएमएफ इक्वेशन क्या है, I1 क्या है, आई नॉट प्लस I2 डैश के सम के बराबर है। जो मैंने ऊपर लिखा है बिल्कुल वही होगा, क्योंकि वहाँ लोड हमने कंसीडर कर रखा था ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इक्वेशन 3 मान लीजिए। सिमिलरली E1/E2 बराबर N1/N2, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि E1 बराबर क्या हो गया हमारा, ए इंटू E2 आ गया। इसको आप इक्वेशन 4 एज्यूम कर लीजिए। अगेन आपकी मर्जी पर है कि आप ए को ग्रेटर देन 1 मान सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 मान रहे हैं यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का ज़्यादा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिमिलरली लोड का नेचर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि लोड हमारा लैगिंग पावर फैक्टर का है। आमतौर पे जो मोस्टली आपको लोड अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं पावर सिस्टम में, वो इंडक्टिव नेचर के ही होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कैपेसिटिव नेचर के नहीं होते हैं। आप स्पेशली कैपेसिटिव नेचर के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे उसको ड्रॉ कर भी सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको इंडक्टिव नेचर का ही लोड के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशंस हमने लिखा है, इस चीज़ को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं फेजर डायग्राम। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले क्या किया है हमने, फ्लक्स हुआ। और फ्लक्स से हम हर बार ईएमएफ को आगे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने जब डिराइव किया था ईएमएफ इक्वेशन तो हमने देखा था कि फ्लक्स अगर फाई एम साइन ओमेगा टी है तो ईएमएफ क्या हो रहा था, अपने मैग्नीट्यूड के साथ साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आ रहा था, यानी उससे 90 डिग्री से लीड कर रहा होता है। तो इस वजह से हम अब आपको 90 डिग्री से आगे दिखाएंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा है कि E1 है हमारा। अगर हम मान लीजिए V1 प्लॉट करना चाह रहे हो, V1 दिखाना चाह रहे हो, तो E1 और E2 तो हम आसानी से दिखा देते हैं। ठीक है, E1 और E2 हम इसकी मदद से दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ध्यान देंगे E1 है, उसके साथ ही साथ हमको I1 चाहिए और हमको JI1X1 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आपका E1 और E2 को डिनोट करने से पहले आपका I0 दिखा देते हैं। ठीक है, जिस ढंग से हमने आपको I2 बनाया था, ठीक है, इसी ढंग से I2/A आ जाएगा। और इसका रिजल्टेंट है, बहुत परफेक्ट नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ सकते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, इसको हमने कहा है कि हमारा करंट I1 है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हम मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारा E1 है। ठीक है, अब यहाँ V1 बराबर E1 नहीं होगा, क्योंकि V1 और E1 के बीच के रिलेशनशिप को हम जानते हैं। V1 बराबर E1 प्लस I1R1 प्लस JI1X1। ठीक है, तो अब इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे कि E1 तो है हमारे पास, E1 से हमें अब स्टार्ट करना है। तो E1 में जोड़ना क्या है, E1 में जोड़ना है सबसे पहले हमको I1R1। तो मैग्नीट्यूड उसका I इंटू आर होगा, I1R1। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1। तो करंट I1 का डायरेक्शन देखिए, तो जिस ढंग से ऐसे जा रहा है आपको इसी डायरेक्शन में I1R1 जोड़ देना है। ठीक है, I1 के साथ डायरेक्शन में। इसको क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे I1R1। ठीक है, अब चूंकि I1R1 की मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होती है और इसके साथ हमने आगे जोड़ा क्या है, JI1X1। आप अपनी कॉपी में जो नोट कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, JI1X1। तो अगेन अब हम इसके साथ जोड़ना क्या है, I1X1 जोड़ना है मैग्नीट्यूड में। लेकिन एंगल क्या होगा, प्लस जे है, प्लस जे का मतलब प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री घूमना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके साथ देखिए 90 डिग्री दो लाइन बनती है। अगर आप यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री नीचे भी होता है, 90 डिग्री ऊपर भी होता है। ठीक है, तो जो अगर 90 डिग्री नीचे होगा तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो ये -90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर जाएगा तो ये +90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हमको किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम +90 डिग्री में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है,
एक मिनट होल्ड कीजिए ज़रा। यहाँ हम I1 R1 दिखा रहे थे। अब इसमें हम प्लस 90 डिग्री में यानी ऊपर की तरफ दिखाएँगे अब हम। इसके प्लस 90 डिग्री का मतलब इस डायरेक्शन में हो गया ना, जितना मैग्नीट्यूड हो उसके हिसाब से हम उसमें दिखाएंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड को क्या कहेंगे हम कि हमारा I1 X1 है, I1 X1 दिखाएंगे ताकि ये इससे 90 डिग्री पर, और ये जो पॉइंट जहाँ जाके मिल रहा होगा, जहाँ पर भी आप इसको दिखाना चाह रहे हैं, जितना इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से I1 X1 के हिसाब से, वो पॉइंट हमारा होगा V1, जिसको हम ओरिजिन से मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन बड़ा बनाया है ताकि आपको क्लियर कट विजिबल हो। अगर मैं छोटा बनाऊंगा तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी होगी। ये सिर्फ मैंने बनाया V1 यहाँ E1 मान के। अब E2 कहाँ था? E2 इससे थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, क्यों E2 नीचे होगा? क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E1 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स N1 का ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने यहाँ एज्यूम किया, तो पहले इक्वेशंस के बेसिस पे हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने एमएमएफ इक्वेशन के बेसिस पे ड्रॉ कर दिया, ये हमने ईएमएफ इक्वेशन के बेसिस पे ड्रॉ कर दिया। एक इक्वेशन हमारे पास अब भी बच रहा है सेकेंडरी साइड का। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 बचा हुआ है जिसको अब तक हमने अप्लाई नहीं किया है। तो इक्वेशन 2 को हम कैसे अप्लाई करेंगे? हमारे पास जो हमने इक्वेशन लिखा था, हमारे पास ऑप्शन था कि E2 हमारे पास नोन है, उसमें हम जोड़ दें, या उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें I2 R2, उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें JI2 X2, तब हमारे पास अपने आप V2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि जहाँ आप पॉइंट अचीव कर रहे थे वही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ऐड करना आसान होता है। आप बेसिस पे कि अच्छा लीडिंग है कि लैगिंग है, अगर मान लीजिए कि आपका I2 यहाँ है, ठीक है, I2 यहाँ दिखा रहे हैं, इस पॉइंट को I2 दिखा रहे हैं, तो हम इससे आगे दिखा सकते हैं V2, इससे तब भी होगा लैगिंग, और उसके बाद हम उसमें I2 R2 और ये जोड़ के दिखा सकते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैंने E2 दिखाया है उसको नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ डायग्राम थोड़ा सा। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा एक हो गया बढ़ के V2। अब V2 में क्या करना था हमको? V2 में I2 R2 जोड़ना था। तो I2 क्या है? I2 इस डायरेक्शन में, I2 और R2 जोड़ दिया, और सिमिलरली इसके 90 डिग्री पे हम ऐसे चले। ठीक है, तो कहीं हमारा E2 यहाँ पर आके दिख रहा होगा, तो इससे E1 ज़्यादा होगा। तो रुक जाइए, मैं मैग्नीट्यूड कम कर देता हूँ, इसी वजह से मैं अगर आप V2 को इतना ही माने, ठीक है, तो V2 को इतना मानेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे I2 R2 इतना, और उसके बाद इसमें जो 90 डिग्री J2 I2 X2 करेंगे, ये यहाँ आके मिलेगा, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका E2। तो ये पॉइंट क्या है? आपका V2 है। ये क्या जोड़ा हमने? I2 R2 जोड़ दिया इसमें, और ये क्या जोड़ा? JI2 X2 जोड़ दिया हमने, जिससे मिला हमारा E2। तो यही है आपका फेजर इक्वेशन। फेजर डायग्राम ऐसे ही प्लॉट किया जाता है ट्रांसफार्मर में। हमने लैगिंग पावर फैक्टर एज्यूम किया था, इस वजह से देखिए जो भी आपका करंट है, प्राइमरी करंट I1 V1 से लैग कर रहा है, आपका I2 V2 से लैग कर रहा है, ये चीज़ को हमने इंश्योर किया है। यही फेजर डायग्राम आप लीडिंग पावर फैक्टर के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जर्व क्या करना है? आपको सबसे पहले यही सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपको केवीएल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। केवीएल इक्वेशन लिखने के बाद आप एमएमएफ को बैलेंस करेंगे। एमएमएफ बैलेंस के बाद नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो के बेसिस पे हम E1 और E2 के बेसिस रिलेशन निकाल लेंगे, और इसी चीज़ को हम एक फेजर डायग्राम में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये चारों तरह की इक्वेशन को हमने इनकॉर्पोरेट किया, तो जो हमारा फेजर डायग्राम बनकर आया है, वही हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्न रेशियो, टर्न प्राइमरी का हमने ज़्यादा मान रखा है, लोड को हमने लैगिंग नेचर का मान रखा है। ठीक है, ये आपका V2 और I2 के बीच के एंगल को हम phi 2 कह देंगे। ठीक है, फेज एंगल है। ठीक है, इम्पीडेंस एंगल है। इसी ढंग से V1 और I1 के बीच के एंगल को क्या कह देंगे? phi 1 कह देंगे। ठीक है, इसी को आप खुद से अब लीडिंग पावर फैक्टर पे अप्लाई करके देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस बात को समझने में कोई परेशानी है, तो इस चीज़ को आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपको ये बहुत बेसिक चीज़ है, जिसको मैं थोड़ा-सा एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये करते क्या हैं। आप एक सिंपल मान लीजिए कि हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है V1 बराबर E1 प्लस R1। ठीक है,
तो अगर E1 को हम पहले से यहाँ मान लें कि ये हमारा E1 है, ठीक है, और करंट कुछ मान लीजिए कि इससे लैग कर रहा है, ये I1 है, तो V1 कैसे मिलेगा? V1 इस ढंग से मिलता है। E1 में I1 R1 जोड़ना है, लेकिन जोड़ेंगे कैसे? इसके पैरेलल में, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ही यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़ीरो, उसका कोई एंगल नहीं होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन दिखा रहा है। ये जो पॉइंट मिला ना, E1 I1, ठीक है, तो इसी चीज़ को आप यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पॉइंट V1 हो जाएगा। सिमिलरली आप देख लीजिए, ये आपका I1 मान लीजिए, ये आपका E1 मान लीजिए, हमने E1 I1 R1 जोड़ दिया, ठीक है। अब कहें कि इसमें JI1 X1 भी है, तो अब JI1 X1 होगा तो इससे क्या होगा? 90 डिग्री आगे की तरफ, ये 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जोड़ देंगे। तो अब जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा V1 होगा, ये V1 होगा। इसी चीज़ को हमने वहाँ दिखाया, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें ड्रॉ की हुई है, इस वजह से हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो, आपको समझने में परेशानी हुई। अदरवाइज़ इसमें कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर ये प्लस की जगह पर -I1 R1 होता तो क्या करते? अगर I1 इस तरफ है, तो हम -I1 R1 इस तरफ करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री पे। अगर मान लीजिए आपका +90 की जगह पर +j I1 X1 की जगह पर -j I1 X1 होता तो क्या करते हैं? ये इस तरफ ड्रॉ होता है, ये इधर नहीं जाकर इधर होता और ये एंगल मिल रहा होता है जिसको हम V1 कह रहे होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई हो। जो चीज़ नहीं समझ में आई हो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।